नमो नमः। एक्यूअर आयुर्वेद के संस्कृत भाषा के जो वर्ग है उसमें आपका स्वागत है। आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं तपरस तत्कालस्य। बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में प्रश्न पूछा है कि ये सूत्र है क्या, इसको किस तरीके से लिखना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। तो ये सारी बातें मैं आज बताने वाली हूँ। तपरस तत्कालस्य ये सूत्र आपको लिखते हुए 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये सूत्र आपको लिखते हुए लिखना है कि ये पहले अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, यानी सारे जो सूत्र है वो एक्सप्लेनेटरी, जो कि बेसिक सूत्र है, जिन सूत्रों का उपयोग अलग अलग प्रकार के संधियों में, अलग अलग प्रकार के समास वगैरह जैसे चलते हैं, इनमें लिया जाता है। बेसिक इंफॉर्मेटिव ये सूत्र है। तो इस सूत्र को तपरस तत्कालस्य, ये सूत्र कहाँ से लिया गया है? ये सूत्र संधि प्रकरण में से आपका जो स्वर संधि प्रकरण है, अच संधि प्रकरण है, इस अच संधि में इसे लिया गया है। गुण संधि और आपका जो एचोयवायवाह संधि है, अयादि संधि, इस संधि को स्पष्ट करते हुए इस सूत्र का उपयोग होता है। सूत्र का नाम है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य ये क्या है? तह परो तह परः तत्कालस्य, यह है यानी कि त जिसके परे है और त के परे जो है, त जिसके परे है, त जिसके परे है और त के परे जो है, त जिसके परे है, यानी मैंने अत लिखा तो त जिसके परे है, किसके परे हो गया? त अ के परे हो गया। किसके परे हो गया? अ के बाद त हुआ, तो त जिसके परे है और त के परे जो है, जैसे मैंने यहाँ पर त क लिखा, त के परे हुआ क, त के परे हुआ, यानी त के पहले और त के बाद जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण काल के समान, वो अपने जो उच्चारण काल है उनकी ही केवल संज्ञा बनते हैं। उच्चारण काल के लिए हमने देखा था उच्चारण काल कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये काल के अनुसार बने हुए 3 उच्चारण काल थे। इसमें 1 मात्रा का, 2 मात्रा का और 3 मात्रा का उच्चारण है। जैसे मैं अगर अ कहती हूं तो ह्रस्व अ होगा, आ कहती हूं तो दीर्घ आ होगा, और आ कहती हूं तो प्लुत आ होगा। अगर मैं आ त कहती हूं तो आ अपने दीर्घ को स्पष्ट करेगा, और मैं अ त कहती हूं तो वो ह्रस्व अ होगा। इस तरीके से जिनका उच्चारण काल, जो अपने उच्चारण काल के अनुसार ही वर्ण को, समकालीन वर्णों को ही वो स्पष्ट करते हैं, ये बात कौन बताता है? तपरस तत्कालस्य बताता है। यानी त जिसके परे है और त के परे जो है, उनके वर्णों का ही, उनके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल होने वाले वर्णों का ही ग्रहण करना चाहिए। ये बात कौन बताता है? तपरस तत्कालस्य बताता है। हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण देखे हैं। कौन कौन से उदाहरण देखे हैं? संज्ञा प्रकरण में और संधि प्रकरण में। संज्ञा प्रकरण में हमने देखा था एदई तो हो कंठ तालु। मैंने जब संज्ञा प्रकरण समझाया था तो आपको तपरस तत्कालस्य सूत्र के बारे में बताया था। एत, ऐत, एत और ऐत दो होने के कारण द्विवचन, एदई तो हो कंठ तालु, ये कंठ तालु है। यानी त के पहले कौन है? ए है, और ऐत के पहले कौन है? ऐ है। त के बाद भी कौन है? ऐ है। यानी जब मैं ए का जो उच्चारण काल है 2 मात्रा का और ऐ का उच्चारण काल है 2 मात्रा का, ये अपने उच्चारण काल वाले यानी इन्हीं वर्णों को ग्रहण करना चाहिए। ये बात कौन बताता है? तपरस तत्कालस्य बताता है। वैसे ही ओद औत हो, यानी ओथ और औथ, यानी इससे मुझे किनका ग्रहण कर लेना चाहिए? त, यह इत संज्ञक वर्ण है, ये यहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए वो क्या बताता है? वो बताता है कि इन्हीं वर्णों को, जिनका उच्चारण काल समान है, इन्हीं वर्णों को लेना चाहिए। ओ के उच्चारण काल का लिए समान उच्चारण काल वाला वर्ण ओ ही है, तो सिर्फ ओ को लेना चाहिए और औ को ही लेना चाहिए, औ के उच्चारण काल वाला जो समान उच्चारण काल है उसे। वैसे ही गुण संधि जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर सूत्र बताया अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, यानी अत एंग, अत एंग में क्या हुआ? अत एंग में क्या हुआ? उन्होंने बताया कि अत
और एंग यानी अवर्ण, अपना ह्रस्व अवर्ण, अवर्ण को और एंग प्रत्याहार के वर्ण, त के बाद आया ना और त के पहले आया, त के पहले आया अ और एंग से कौन आया, ए ओंग। इन तीन वर्णों को अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों को ही गुण संज्ञक वर्ण कहना चाहिए। ये स्पष्ट किया, ये कंफर्म किया किसने, हमारे तपरस तत्कालस्य ने, कि इन तीन वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण कहना चाहिए। इन्हें लिमिट कर दिया, वरना तो अ के 18 भेद, ए के 12 भेद, ओ के 12 भेद, इन सभी को गुण संज्ञा लग जाती और सारा का सारा संधि का जो प्रकरण है वो खराब हो जाता, बहुत सारे वर्ण आ जाते, बहुत सारे नियम कंफ्यूज हो जाते। इसलिए उसको लिमिट करने के लिए किसे गुण संज्ञा कहना चाहिए ये बात बताने के लिए उन्होंने यहाँ पर त वर्ण की रचना की। इत संज्ञक वर्ण है त, कि जिसके बीच में आते ही वो अपने पहले वाला और अपने बाद वाले जो वर्ण हैं उन्हीं का से केवल उन्हीं को ये संज्ञा लगानी चाहिए, ये बात बताता है। इसी तरीके से हमने वांतो प्रत्यय सूत्र देखा था, इसमें उन्होंने वृत्ति में क्या कहा, यकारादौ प्रत्यय परे ओत और औत एव आवौस्तः गव्यम नाव्यम, यानी ओ और औ इनसे क्या बन रहे थे, अव और आव, इन्हीं से बन रहे थे। तो इनको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर तपरकरण का उपयोग किया, तपरकरण का उपयोग किया, तपरस तत्कालस्य का उपयोग किया। इनसे यह स्पष्ट करना है हुआ है कि वांत प्रत्यय जो है ओत और औत इनको ही लेना है, इनके लिए ही ये नियम बना है, अत एंग के लिए ही ये नियम बना है, इन्हीं के उच्चारण काल वाले वर्ण के लिए ये नियम बना है। एद ओत ए और औ ही कंठ तालु है, ओ और औ ही कंठोष्ठ है, यानी जो नियम बताया उस नियम की पुष्टि के लिए यहाँ पर ये परिभाषा सूत्र आ गया कि तपरस तत्कालस्य। क्या सूत्र था, तपरस तत्कालस्य तह परो यस्मात् तात्परस्य उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। वे उच्चारित किए गए अपने समकालीन वर्ण के यानी अपने सवर्णों के को ही वो ग्रहण करेंगे, ये बात यहाँ पर तपरस तत्कालस्य ने बताई है। धन्यवाद।